गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व की हमने परिभाषाओं से पता किया कि हम व्यक्तित्व को कई रूपों में देख सकते हैं। चाहे हम शारीरिक रूप से देखें, चाहे मानसिक रूप से देखें, चाहे उसके व्यवहार से देखें, उसके सामाजिक रूप में देखें, तो हम व्यक्तित्व को कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व को विभाजित करने का पहला तरीका है सामान्य दृष्टिकोण। एक लेमैन कैसे कहता है, एक आम धारणा क्या होती है, कॉमन व्यू क्या होता है। तो सामान्य विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से किया गया है। पहला राजसी, जिनका रहन सहन, ठाट बाट, खान पान का ढंग, बोल चाल में राजाओं का सा गुण झलकता हो, जो युद्ध प्रेमी, वीर व पराक्रमी योद्धा हो, उसका व्यक्तित्व राजसी कहलाता है। जो राजाओं की तरह रहने वाला हो, जिसका कहना रहने सहने का ढंग, जो बोलने का ढंग, खाने का ढंग राजाओं जैसा होता है, तो वो कहलाता है राजसी व्यक्तित्व का धनी। दूसरा आता है सात्विक यानी साधु। वह व्यक्ति जिनका झुकाव धर्म की ओर हो, जो नित्य प्रति पूजा पाठ करता हो, अध्यात्म में लीन हो, भजन कीर्तन प्रवचन में भाग लेता हो, जिसके आहार शुद्ध सात्विक हो, जो मांस मछली मदिरा आदि का सेवन नहीं करता हो, साधारण पौष्टिक भोजन खाकर संतुष्ट रहता हो, उसका व्यक्तित्व सात्विक कहलाता है। यानी सात्विक यानी जो साधु की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कहलाता है सात्विक। जो राजा की प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वह कहलाएगा राजसिक। तीसरा आता है तामसिक। वह व्यक्ति जो बात बात पर क्रोधित होता हो, धर्म को न मानता हो, फालतू कार्य करता हो, व्यवहार और आचरण ऐसा करता हो जो अच्छा न लगता हो, दूसरों को सताता हो, दूसरे के अधिकारों का हनन करता हो, आलसी हो, कामचोर हो, मिर्च मसाले गरिष्ठ भोजन करता हो, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करता हो, वैश्यावृत्ति में लिप्त हो, उसका व्यक्तित्व तामसिक प्रवृत्ति का कहलाता है। तो यानी सामान्य दृष्टिकोण से हम व्यक्तित्व को 3 भागों में बांट सकते हैं, राजसी, सात्विक और तामसिक। फिर आता है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकारों से किया जा सकता है। पहला कफ प्रदान, दूसरा पित्त प्रदान, तीसरा वात प्रदान। कफ, पित्त और वात हमारे शरीर के कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिनके आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कफ प्रदान वाले व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्ति मोटे, शांत एवं कम क्रियाशील होते हैं। पित्त प्रदान वाले व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहते हैं, उद्यमी होते हैं, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा व लगन से पूरा करते हैं, हमेशा लक्ष्य पाने की ओर प्रेरित होते हैं। वे पित्त प्रदान व्यक्तित्व कहलाते हैं। वात प्रदान यानी गैस, जो न अधिक मोटे न दुबले होते हैं बल्कि बीच के होते हैं, जिनके स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है, जो अक्सर बीमार रहते हैं, वो कहलाता है प्रधान व्यक्तित्व, वात प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इस तरीके से आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, कफ, वित्त, पित्त और वात। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक यानी मन की स्थिति के अकॉर्डिंग, मन से व्यक्ति कैसा सोचता है, मन से व्यक्ति कैसा करता है, उसके अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण। इसमें आता है विचार प्रदान। जो व्यक्ति सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, जिनके अंतर मन में काम करने की धुन समाई रहती है, जो शोध कार्यों में न हो, में रत हो, लीन हो, वे विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, अनुसंधानकर्ता, प्रशासक, दार्शनिक आदि, इन सभी लोगों में विचारों की प्रबलता पाई जाती है। यानी जो मन से, जो हमेशा विचार प्रधान व्यक्ति होता है, जो विचारों के बारे में सोचता है, जो कुछ नया करने की सोचता है, वो व्यक्ति कहलाता है विचार प्रधान। दूसरा होता है भाव प्रधान। जिन व्यक्तियों में संवेगों, भावों एवं मूल प्रवृत्तियों की अधिकता होती है, वे चिड़चिड़े और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं और अक्सर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं भाव प्रधान। भाव प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग जो हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी बात पर जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं। फिर होता है क्रिया प्रदान, यानी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिया यानी कार्य करना। क्रिया प्रदान में वे व्यक्ति जो उद्यमी होते हैं, अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं, कि वे क्रिया प्रदान व्यक्तित्व वाले होते हैं। वो कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं और कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। तो इसी श्रेणी में आते हैं जैसे उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, श्रमिक, नेता आदि।
फिर है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया वर्गीकरण। तो मनोवैज्ञानिकों का जब भी हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा शोध जो है वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। हम जो भी चीज़ देखेंगे तो मनोवैज्ञानिकों में हरलॉक और बहुत पॉपुलर नाम है। तो मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी तरफ से व्यक्तित्व को जो वर्गीकृत किया, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्प्रंगर ने वर्गीकरण किस प्रकार किया। तो स्प्रंगर ने क्या किया, कार्यों, व्यवहारों और मूल्यों के आधार पर उसको विभाजित किया व्यक्तित्व को। किसके आधार पर, कि वो कैसा कार्य करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी नैतिक मूल्य या वैल्यूज क्या हैं, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। तो पहला उनका आता है सामाजिक। सामाजिक यानी सोशल। वैसे व्यक्ति जिसमें समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, संपर्क बढ़ाने एवं सुंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, तो वे सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखते से लगता है कि जब वो आता है तो महफिल में रौनक छा जाती है, मस्ती आ जाती है और सब उनसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है, वे समाज के हित में कार्य करते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वे आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक बनते हैं। दूसरा है कलात्मक या सौंदर्यात्मक। सौंदर्य बोध रखने वाले सभी व्यक्ति इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनका झुकाव सुंदर वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सबसे ज्यादा होता है, जैसे संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कलाकार, कवि आदि। जिनको सौंदर्य बोध हो, जिनको हमेशा सुंदरता, कलात्मकता दिखाई देती है, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाता है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व का स्वामी। तीसरा आता है धार्मिक। इसमें मूल्य के आधार पर हो गया। मूल्य के आधार पर धार्मिक, जिन लोगों को धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है, जो नित्य प्रति पूजा पाठ, ध्यान, ईश्वर आराधना में लिप्त रहते हैं, जो अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। आगे चलकर ऐसे व्यक्ति पुजारी, पादरी, संत, महात्मा, देवी आदि बनते हैं। ये होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। फिर है राजनीतिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राजनेता, नेता जो होते हैं वो कहलाते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी। वे लोग जिनकी रुचि राजनीति में रहती है, जो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वे राजनीतिक वाले होते हैं, जैसे राजनीतिज्ञ, नेता इत्यादि। फिर आता है आर्थिक। आर्थिक, जैसा कि पता है कि आर्थिक का मतलब धन। जो धन उपार्जन में रत रहते हैं, जो हमेशा कमाने की सोचते हैं, वो अपना पूरा ध्यान कमाई और पैसे और इन सब चीज़ों पर रखता है, वो उसके लिए परिवार या रिश्तेदारों की अहमियत कम होती है। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं आर्थिक व्यक्तित्व के स्वामी। इस श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनका तन मन धन कमाने में लगा रहता है। इसके लिए धन ही सब कुछ होता है। ये सारे नाते रिश्तेदारों को भूलकर धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरीके से धन कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है, जैसे दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति आदि। फिर आता है वैचारिक। वैचारिक यानी विचार रखने वाले, यानी बुद्धि। विचार कौन रखेगा, जिसमें बुद्धि होगी। तो ऐसे लोग बुद्धिमान एवं ज्ञानवान होते हैं। इनमें ज्ञान अर्जित करने की असीम ललक होती है। वे सोते जागते, उठते बैठते, चैतन्य अचैतन्य हर दिशाओं में चिंतन करते रहते हैं और अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इसका इन्हें जरा भी परवाह नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक, खोजी आदि बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्प्रिंगर ने 6 भागों में विभाजित किया है व्यक्तित्व को। सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक।